नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंदर सिद्ध साहित्य देखा, फिर उसके बाद में जैन, फिर जो है हमने नाथ और फिर रासो साहित्य। उसके बाद में हमने जो है अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में अध्ययन किया, और आज इसके अलावा कुछ जो फुटकल जो रचनाएं जो बचती है आदिकाल के अंदर, हम उनका अध्ययन करते हैं। आदिकाल की अन्य रचनाओं में जो है आदिकाल की अन्य जो है प्रमुख रचनाएं या रचनाएं जो हैं, सबसे पहले हम देखते हैं राउर वेल। इसका जो समय है वो 10वीं 11वीं सदी में जो है रचित मानी गई है, जिसमें प्रधानता जो है लगभग 10वीं सदी को दी गई है। इसमें जो है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं। उनमें जो है डॉक्टर नगेंद्र को देखते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि इसमें जो राउर है ये क्या है, नायिका है, और इसके जो है श्रृंगार का जो है वर्णन किया गया है। लेकिन बच्चन सिंह का कहना है कि ये जो राउर है ये क्या है, कोई राजा है, और इन्होंने वेल का अर्थ लिया है विलास, कि इसमें ये राजा के जो विलास है इसके बारे में जो है वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने जो है राउर नायिका जो है मानी है, लेकिन बच्चन सिंह ने ये राजा माना है। ये सभी जानते एक शिलांकित कृति है जो धार जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां पर जो है ये मिली है, शिला पर अंकित कृति है, इसलिए कह सकते हैं, कहते हैं इसको शिलांकित कृति। ये वर्तमान में जो है बंबई या मुंबई के जो है प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में जो है संग्रहित है। संग्रहालय में जो है रखी हुई है। यह एक चंपू काव्य है, ये एक जो है चंपू काव्य है, और चंपू काव्य का मतलब तो सभी जानते हैं कि गद्य पद मिश्रित, गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। इसमें लगभग जो है 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। जिसमें प्रधानता जो है राजस्थानी की जो है मानी गई है, प्रधानता राजस्थानी की। इसका जो गद्य है वो देश भाषा में यानी कि देसी भाषा में, और इसमें जो पद्य है उसकी भाषा है अपभ्रंश। तो सभी जानते हैं चंपू काव्य का मतलब गद्य पद मिश्रित हो गया, और गद्य में जो है गद्य जो इसमें लिखा हुआ देश भाषा में है, और पद्य जो है अपभ्रंश के अंदर। इसमें विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि इसमें जो है हूणी नामक एक नायिका है, इसका जो है नक्सिक वर्णन जो है किया गया है। तो जो राउर राजा और नायिका के बारे में जो मत है वो भी ध्यान रखेंगे, और साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया कि इसमें जो है हुणी नामक कोई नायिका है, उसका यहाँ पर जो है नक्सिक वर्णन किया गया है, और ये चंपू काव्य है,
और मुंबई के जो है वेल्स म्यूजियम के अंदर जो है संग्रहित है वर्तमान में। ये होगी हमारी जो है पहली रचना राउरवेल। इसके बाद में जो दूसरी जो अन्य रचना है, जो राउरवेल जो रचना है ना, वो श्रृंगारिक रचना है। हम सबसे पहले जो है यहां पर ऊपर लिख देता हूं, हम संयोग श्रृंगार की रचनाएं पढ़ रहे हैं। संयोग श्रृंगार की रचनाएं, जिनमें हमने देख लिया राउरवेल और दूसरी है वसंत विलास। दोनों ही रचनाओं से जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो कवि है वो कोई अज्ञात है, यानी कि पता नहीं। इसका जो संपादन है वो केशवलाल हर्षद राय ने किया है। पीछे उसके संपादन के बारे में भी लिख लेंगे। राउरवेल जो रचना है इसका जो संपादन है, यहां पर हम जो है राउरवेल के बारे में देख रहे थे, ठीक है। इसका जो संपादन है वो भयाणी ने किया था। सर्वप्रथम इसका जो संपादन है वो भयाणी ने किया था, लेकिन जो है बाद में इसका जो संपादन है वो माता प्रसाद गुप्त ने, इसमें कुछ जो त्रुटियां रह गई थी उनको दूर करते हुए माता प्रसाद गुप्त ने जो है इसका संपादन कार्य पूर्ण किया। तो ये किसके बारे में है? राउरवेल के बारे में। तो जो वसंत विलास है इसका संपादन किया है केशवलाल हर्षद राय ने। इसका जो संपादन है वो 1952 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? केशवलाल हर्षद राय के द्वारा। और इसका जो प्रकाशन है हाजी मोहम्मद प्रकाशन, यानी कि जो प्रमुख रचनाएं होती है ना, भले ही जो है इसमें 84 पदों की रचना है, लेकिन प्रमुख रचना है और इसीलिए जो है इसके जो है जो भी प्रमुख रचना है उनकी गहराई से प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका भले ही जो है अज्ञात कवि जो है अज्ञात है, लेकिन फिर भी जो है इसका संपादन किसने किया है? केशवलाल हर्षद राय ने 1952 ईस्वी में। और इसका जो प्रकाशन है वो हाजी मोहम्मद प्रकाशन से हुआ। इसमें जो है 84 पद हैं और इसमें जो है स्त्री पुरुष और प्रकृति के सौंदर्य का जो है मादक चित्रण किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण, इसमें जो है वसंत का प्रभाव, बसंत ऋतु का प्रभाव जो है मानव पर कितने गहरे स्तर तक होता है या कितने गहरे स्तर तक जो है उसको संवेदित करता है, इसका जो उल्लेख यहां पर जो है किया गया है। किसमें? वसंत विलास के अंदर। आदिकाल में ये रचित जो है सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो है लौकिक काव्य है। या आदिकाल में जो है सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक काव्य
आदिकाल में चाहे सर्वश्रेष्ठ जो है लौकिक काव्य पूछे या फिर जो है साहित्यिक काव्य पूछे, कौन सा होगा? वसंत विलास। तो हम कह सकते हैं कि जो राउरवेल की जो श्रृंगारिक जो भावना है ना, जो श्रृंगारिक जो काव्य जो देखने को मिलता है, हम देखते हैं राउरवेल के अंदर भी जो संयोग श्रृंगार है, ऐसे ही जो वसंत विलास है इसके अंदर भी जो है क्या है? संयोग श्रृंगार। तो ये जो संयोग श्रृंगार जो हम राउरवेल में जो शुरुआती स्तर पर देखते हैं, इसका पल्लवन किसमें होता है? वसंत विलास के अंदर। और इसका जो पूर्णतम जो रूप है हमें जो है बिहारी सतसई में जो है देखने को मिलता है। अब जो है हम देखते हैं वियोग श्रृंगार की रचनाएं। हमने जो है संयोग श्रृंगार की रचनाएं देखी, जैसे हमने संयोग श्रृंगार की रचनाएं देखी राउरवेल और वसंत विलास। ऐसी जो वियोग श्रृंगार की जो प्रमुख जो रचनाएं हम पढ़ेंगे दो, एक तो ढोला मारूरा दोहा, दोहा या दुहा, और दूसरी रचना है संदेश रासक। तो हम पहले देख रहे हैं ढोला मारूरा दोहा को। इसका जो समय है वो है 11वीं सदी, और इसके जो कवि हैं वो कल्लोल और कुशललाभ। ढोला मारूरा जो दोहा रचना है, इसमें जो है कल्लोल ने जो है प्रमुखतया दोहे लिखे हैं, ठीक है, और बाद में जो कुशललाभ ने जो है कुछ चौपाइयां इसमें जोड़ दी है। वही नाम ही जैसे दोहा है या दोहा है, ढोला मारूरा दोहा या दोहा, यानी कि दोहे में लिखी गई है, लेकिन बाद में कुशललाभ ने जो है इसमें कुछ चौपाइयां जोड़ दी है। ये लोक भाषा में रचित काव्य है। या कह सकते हैं कि लौकिक काव्य है, ये इसे कहेंगे हम लौकिक काव्य। और इसकी जो भाषा क्या है वो है राजस्थानी। इसमें जो नायक है ढोला सिंह। ये जो ढोला सिंह है ये कछवा नरेश राजा नल के पुत्र। नरवर देश का राजकुमार, कहीं कहीं जो है लिखा मिलता है नरवर देश का राजकुमार। और इसकी जो नायिका है, दो नायिकाएं हैं इसमें, मारवणी और मालवणी। मारवणी पूगल देश की राजकुमारी है, और जो मालवणी है ये मालवा की राजकुमारी है। और इसमें जो ये मारवणी है इसके जो है वियोग श्रृंगार को यहां पर जो है दिखाया गया है प्रमुखतया। अब हमने जो इसके कवि के बारे में देखा कि जो इसका जो कवि है वो कल्लोल है या कुशललाभ। तो हमने देखा था कि इसमें जो है कल्लोल को जो है प्रधानता देते हैं, क्योंकि इसकी इन्होंने जो है इसमें दोहे लिखे थे जिसमें कुशललाभ ने कुछ चौपाइयां जोड़ दी। अब जो कुशललाभ ने एक रचना और भी लिखी है जिसका नाम है माधवानल काम कंदला।
यानी कि ये जो माधवानल जो कामकंतला जो रचना है कुशललाभ ने लिखी है, इस नाम से भी दो रचनाएं मिलती हैं। माधवानल कामकंतला के नाम से, एक माधवानल कामकंतला चौपाई के नाम से। तो माधवानल जो कामकंतला है ये गणपति चंद्र ने लिखी है, और ये जो गणपति हैं इन्होंने ये राजस्थानी भाषा में लिखी है। ऐसे ही जो माधवानल कामकंतला चौपाई है ये कुशललाभ ने लिखा है, और इसकी भाषा भी क्या है, राजस्थानी है। और भी मिलती है माधवानल कामकंतला के नाम से, माधवानल कामकंतला के नाम से। ये किसने लिखी है, आलम ने, और इसकी भाषा क्या है, अवधी। एक रचना और मिलती है माधवानल कामकंतला चरित। ये किसने लिखी है, बोधा ने, और इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा। और इसी का दूसरा नाम जो है हम पढ़ते हैं विरहवारिस, है ना। ये जो विरहवारिस जो रचना है किसके है, बोधा की, और ये किस में है, ब्रज भाषा में। तो यहां पर याद रख सकते हो कि बोधा ने जो है ब्रज भाषा में लिखी, आलम ने अवधी में। और ये माधवानल कामकंतला चरित है, और एक ये माधवानल कामकंतला के नाम से। ऐसी जो राजस्थानी में दो मिलती है, माधवानल कामकंतला और माधवानल कामकंतला चौपाई। तो कुशललाभ की जो रचना है वो है माधवानल कामकंतला, और हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके रचयिता कौन है, कल्लोल। ढोला मारूरा दुहा के कौन है, कल्लोल। तो ये हमने जो है देख लिया ढोला मारूरा दुहा रचना के बारे में, वियोग श्रृंगार की रचना है, ठीक है। और दूसरी जो प्रमुख रचना है वो है संदेश राशक। उसका जो समय है 11वीं सदी था, इसका 11वीं 12वीं सदी, और एक छांटना हो तो 12वीं सदी। तो इसका जो समय है वो मानेंगे हम 12वीं सदी, संदेश राशक का और ढोला मारूरा दुहा का 11वीं सदी। और इसके जो रचयिता है वो है अब्दुल रहमान। ये जो है वियोग श्रृंगार की जो है श्रेष्ठ रचना है आदिकाल के अंदर। आदिकाल में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठतम रचना है। श्रेष्ठतम रचना, इसीलिए इसे कहा जाता है आदिकाल का मेघदूत। आदिकाल का मेघदूत। आदिकाल का मेघदूत कहने से जो है आप लोग वसंत विलास की तरफ नहीं चले जाएंगे, ठीक है। वसंत विलास में तो केवल संयोग श्रृंगार मिलता है। तो ये जो रचना है कौन सी है, संदेश राशक, आदिकाल का मेघदूत। इसमें जो है अध्याय को जो है प्रक्रम नाम दिया गया है। इसके जो अध्याय है इनको क्या कहा गया है, प्रक्रम, जिसमें पहला प्रक्रम है मंगलाचरण, दूसरा है विरह वर्णन, और तीसरा है षड ऋतु वर्णन या षट ऋतु वर्णन, जिसमें जो है ये विरह वर्णन जो है सबसे मुख्य है। इस विरह वर्णन के अंदर जो है विजयनगर की प्रोसित पत्रिका
नायिका, यानी कि जिसका पति विदेश में चला गया उसको कहते हैं प्रोसित पति का नायिका। और दूसरा जो शब्द होता है आगत पति का नायिका, वो किसे कहते हैं? जिसका पति विदेश से आ गया हो। तो हमने देखा इसमें 3 प्रक्रम है, ठीक है। मंगलाचरण हो गया, विरह वर्णन हो गया और षड्ऋतु वर्णन। और इसमें जो है विजयनगर की प्रोसित पति का नायिका का जो है विरह वर्णन देखने को मिलता है। इसके रचयिता अब्दुल रहमान हो गए, समय 12वीं सदी हो गया, वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना है, इसीलिए जो है इसको आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। इसमें जो है 223 छंद है और जो हजारी प्रसाद है इन्होंने इसे जो है पहला धर्म इतर रास ग्रंथ कहा है। प्रथम किसको? संदेश रासक को। तो हजारी प्रसाद ने जो है इसको पहला धर्म इतर जो है रास ग्रंथ कहा है। किसको? संदेश रासक को। ये जो संदेश रासक है, जो आगे हम मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना देखेंगे पद्मावत, उस पर जो है संदेश रासक का प्रभाव है। यानी कि पहले रचना कौन सी लिखी गई? संदेश रासक। तो बाद वाली जो रचना होगी उस पर जो है उसका प्रभाव माना जाएगा। यानी कि जो संदेश रासक है इसमें जो है वंशपतियों की जो है लंबी सूची जो है देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो पद्मावत है इसमें जो है पकवानों की लंबी सूची देखने को मिलती है। तो ये इनमें जो है समानता है। ऐसे ही जो रचना है दूसरी बीसल देव रासो, हमने पीछे देखा था। बीसल देव रासो पर किसका प्रभाव है? उपदेश रसायन रास का। तो जो विशलदेव रासो है उस पर उपदेश रसायन रास का जो है प्रभाव है, और जो जायसी की जो पद्मावत है उस पर संदेश रासक का। अगली जो हमारी रचना है, अगली जो रचना है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और इसके जो रचयिता है वो है दामोदर भट्ट। ये गद्य की रचना है। ये कहीं कहीं पर जो दामोदर शर्मा भी लिखा मिलता है। इसका जो समय है वो है 12वीं सदी। ये व्याकरण ग्रंथ है और गद्य की रचना है। ये जो दामोदर भट्ट है इन्होंने जो है राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए, राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की जो है रचना की है। ये जो दामोदर भट्ट हैं, दामोदर भट्ट हैं, ये कौशल नरेश, कौशल नरेश गोविंद चंद्र के आश्रय में रहते थे और वहीं पर जो है राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए इस जो है ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। इसमें जो है यहां पर देख सकते हैं प्रकरण का जो उल्लेख मिलता है, तो इसमें जो है 5 प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है, इसके अंदर जो है 5 प्रकरण मिलते हैं। इसके जो रचयिता है वो हो गए दामोदर भट्ट, गद्य की रचना है ये, और ये राजकुमारों को जो है शिक्षा देने के लिए इसकी रचना की गई थी।
तो इस रचना में जो है हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप जो है देखने को मिलता है। हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप की जानकारी और व्याकरण संबंधी जो है जानकारी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो है भाषा संबंधी जो है राजकुमारों को शिक्षा देने और व्याकरण की जो है शिक्षा देने के लिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना जो है दामोदर भट्ट ने की है। इसकी जो भाषा है, दामोदर ने जो इसकी भाषा है वो अपभ्रंश मानी है, लेकिन जो सुनीति कुमार चटर्जी है, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा जो है अवधी मानी है। तो सुनीति जी कुमार चटर्जी के संदर्भ से पूछे तो इसकी भाषा अवधी है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे, अपभ्रंश की जो है आदिकाल के अंदर रचनाएं चलती तो इसकी भाषा भी क्या है, अपभ्रंश। अगली जो रचना है वो है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम, और सभी जो जानते हैं पैंगलम यानी कि पिंगल जो ग्रंथ होते हैं वो जो है क्या होते हैं, छंद शास्त्र पर आधारित जो है ग्रंथ या रचनाएं हैं। तो ये छंद शास्त्र है और इसमें जो है प्राकृत और जो अपभ्रंश है उसके छंद देखने को मिलते हैं। इसमें जो है प्राकृत एवं अपभ्रंश के जो है छंद देखने को मिलते हैं। इसके जो रचयिता हैं उनमें जो है विवाद मिलता है, कई नाम मिलते हैं, जिसमें जो प्रमुख नाम है वो है जज्जल, सारंगधर, हरिवरहन, लक्ष्मीधर और जो सबसे जो प्रमाणिक है, सबसे ज्यादा जो पद है, सबसे ज्यादा जो छंद है वो लक्ष्मीधर के जो है मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो छंद है, इसलिए जो इसका जो रचयिता है वो किसको माना जाता है, लक्ष्मीधर को। हमने पीछे देखा था कि जो हमीर रासो के जो 8 छंद हैं, हमीर रासो के जो 8 छंद हैं ये किसमें मिलते हैं, प्राकृत पैंगलम में। इसी के आधार पर जो है शुक्ल जी ने जो है इस ग्रंथ की जो है परिकल्पना की थी कि ये जो है हमीर रासो एक ग्रंथ भी है, इसी की जो है खोज की थी। ये जो जज्जल है, ये जो जज्जल जो कवि है, इसको राहुल जी ने जो है हमीर रासो का रचयिता माना था। हमने पीछे देखा था हमीर रासो का जो रचयिता है जज्जल को किसने माना था, राहुल ने। और शुक्ल जी ने जो है हमीर रासो का जो रचयिता है वो किसको माना था, सारंगधर को। शुक्ल जी ने हमीर रासो का जो रचयिता है वो किसको माना था, सारंगधर को। और बच्चन सिंह ने कहा था अगर जो सारंगधर है, अगर इन छंदों के जो है रचयिता है तो वो जो है कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयुक्ता है। इसके अलावा जो इसकी जो टीका है, एक इसके जो रचयिता का नाम और भी मिलता है, बब्बर, है ना, काफी जो है इसमें हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पद है इसके मिलते हैं। लेकिन इसके जो टीकाकार हैं वो है वंशीधर। प्राकृत पैंगलम रचना के जो टीकाकार है प्रथम वो है वंशीधर। तो इसके जो टीकाकार हैं, ठीक है, ये भी पूछा गया कि जो है प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन है, वंशीधर। और इन्होंने जो इसकी भाषा है, इसकी भाषा को क्या कहा है, अवहट। तो इसकी भाषा को जो अवहट किसने कहा है, इसके जो टीकाकार हैं वंशीधर, उन्होंने कहा है।
तो इस ग्रंथ में जो है यानी कि प्राकृत पायांगलम ग्रंथ में जो है हम आदिकाल की प्रवृत्तियों, आदिकाल की प्रवृत्तियों, परंपराओं एवं रूढ़ियों का जो है अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप, हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप एवं हिंदी के जो है छंदों की जानकारी तो मिलती है इसमें। साथ ही जो है विभिन्न वर्गों के, विभिन्न वर्गों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी ये जो है प्रकाश डालती है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो है आदिकाल की जो है रूढ़ियों और परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। भाषा का इसमें जो है हिंदी की जो प्रारंभिक जो भाषा है और प्रारंभिक जो छंद परंपरा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जो है विभिन्न वर्गों के आर्थिक, विभिन्न वर्गों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी प्रकाश डालती है ये रचना। इसके आगे जो अगली जो रचना है हमारी वो है रणमल छंद। और सभी जानते हैं इस रणमल छंद के जो रचयिता हैं वो कौन है? श्रीधर। और इसका जो समय है वो है 14वीं सदी, 1397 ईस्वी में जो है इसकी रचना हुई है। और ये जो रणमल है ये ईडर के शासक हैं। कौन? रणमल। इस पर आधारित ये रचना जो है श्रीधर ने लिखी है। इस रचना में जो है हमें इस रचना में हमें जो है 14वीं सदी तक आते आते 14वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश जो अपने ग्राम्य रूपों से मुक्त हो रही थी, इसकी जो जानकारी है इसमें मिलती है। इसमें रणमल छंद में कि जो अपभ्रंश है वो अपने ग्राम में जो रूप है उनसे मुक्त हो रही थी, इसकी जानकारी किसमें मिलती है? रणमल छंद रचना में। अगली और जो अंतिम रचना है वो है वर्ण रत्नाकर। अंतिम जो रचना है वो है वर्ण रत्नाकर। और इसके रचयिता सभी जो है जानते हैं, हमने पीछे भी देखी थी, ज्योतिश्वर ठाकुर। जब हमने सिद्धों की बात की थी वहां पर देखा था हमने किस प्रकार से जो है 84 सिद्धों के नाम यहां पर जो है देखने को मिलते हैं। 84 सिद्धों के नाम यहां पर जो देखने को मिलता है, 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख इसमें जो है मिलता है। इसका जो समय है वो है 1325 ईस्वी, यानी कि 14वीं सदी। एक इसमें जो विद्यापति ने जो अवहट शब्द का जो प्रयोग है कीर्तिलता में किया था, अवहट शब्द का जो प्रयोग ये मिलता है, अवहट शब्द का प्रयोग किसने किया है? विद्यापति ने। लेकिन उससे पहले भी हम देखते हैं विद्यापति का जन्म तो 1380 में हुआ है और वो 15वीं सदी के आसपास तक लिख रहे हैं। तो ये तो 15वीं सदी में जो है इन्होंने अवहट का प्रयोग किया, लेकिन उससे पहले जो है 1325 ईस्वी में जो है ज्योतिश्वर ठाकुर ने भी जो है अवहट शब्द का जो है प्रयोग कर दिया है। इसमें 8 प्रकरण है। इसमें अध्यायों को प्रकरण में बांटा गया है और ये कितने हैं? 8 प्रकरण इसमें जो है देखने को मिलते हैं। ये देशज शब्दकोश है, देशज भाषाओं का शब्दकोश है।
और इसमें जो है 8 कल्लोल है। इसके अध्यायों को किसमें बांटा गया है? कल्लोलों में। और ये कल्लोल कितने हैं? इसमें 8 कल्लोल है। और ये जो है मैथिली गद्य की प्रथम रचना है। मैथिली गद्य की प्रथम रचना। मैथिली गद्य की प्रथम रचना है। इसको थोड़ा मोस्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके जो रचयिता हैं ये भी पूछे गए हैं। वर्ण रत्नाकर के जो है रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। और इसकी जो है मैथिली गद्य की प्रथम रचना को संदर्भ देकर के भी जो है प्रश्न पूछा गया इसको। धन्यवाद साथियों। हमने आदिकाल का जो संपूर्ण विस्तार से अध्ययन किया, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने जो कुछ जो है, जो भी सवाल बन सकते थे, वो सभी जो है प्रमुख प्रमुख जो प्रश्न बन सकते हैं, हर एक जो रचना है उसके अंदर क्या बताया गया है, हमने जो पूरे विस्तार से अध्ययन किया है, ठीक है। काफी लंबा समय दिया है हमने। अब इसके बाद हम जो है आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों की जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे। यहाँ पर हमारा जो आदिकाल जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। पहले हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद हम जो है भक्ति काल पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी वीडियो पसंद आती है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।